अभी इजराइल ने वार बेसिस पे अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया के किसी एक जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट को एनी हाउ एकदम अल्ट्रा अर्जेंट बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए। कौन सा जगह है? और वो अशोकन पिलर्स मिलते हैं जी। उनकी विशेषता आपने पढ़ी है? क्या विशेषता? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अशोकन पिलर्स की क्या है? ये बताइए, जो वुमेन्स को 50% दिया गया है रिजर्वेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ा? यह शिक्षा सेवा चयन की है, शिक्षक में आपकी नियुक्ति हो जाती है, क्या करेंगे पहला दिन? गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। तृप्ति कुमारी, आपका ऑप्शनल पीएसआईआर रहा है। जी सर। अभी हालिया घटनाओं में आप देखी होंगी, हूती विद्रोहियों ने अरब सागर और लाल सागर को पूरे ब्लॉक करके रखा। यस सर। भारत को इसमें ईरान और इजराइल दोनों को बैलेंस लेके चलना है। जी सर। अगर ईरान और इजराइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भारत किस साइड से खड़ा रहे? सर आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत को बैलेंस मेंटेन करना होगा। दैट वुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया बिकॉज हमने देखा कि दोनों ही केस में, चाहे वो इजराइल फलस्तीन के केस में हो, रशिया यूक्रेन के केस में हो, आज के जो कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए बैलेंसिंग इज द की। सो आई बिलीव दैट वुड बी द वे फॉरवर्ड। आप बैलेंस करने के लिए कहती हैं इंडिया को बैलेंस करना चाहिए, बट गल्फ कंट्री से बैलेंस अप्रोच नहीं आता है। अभी मालदीव की घटनाओं में देखिएगा, ना ही ईरान भारत की ओर से खड़ा हुआ है। हम बैलेंस अप्रोच अपना भी रहे हैं, बट इजराइल हमारी ओर से खुल के खड़ा रहता है। यस सर। तो क्यों ना हमें भी एक तरह का खुल के रहना चाहिए? आखिर ये बैलेंस अप्रोच अपनाते क्यों है? सर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में कौन सा रखते नेशनल हुए इंटरेस्ट है? सर जैसे ईरान को अगर हम देखें तो पहला जो सबसे बड़ा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो कनेक्टिविटी का। चाबहार पोर्ट से हम INSTC कॉरिडोर को पहुंचाना चाहते हैं। और इजराइल की बात करें तो इजराइल हमारा बहुत ही एक डिफेंस पार्टनर रहा है, प्लस टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इजराइल का इंडिया में काफ़ी है, चाहे वो एग्री टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर्स, इन सब टेक्नोलॉजी में हम जो नॉलेज एक्सचेंज है उसका की पार्टनर रहा है इजराइल। तो अभी इजराइल ने वार बेसिस पे अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया के किसी एक जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट को एनी हाउ एकदम अल्ट्रा अर्जेंट बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए। कौन सा जगह है? सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लक्षद्वीप। यस सर। क्योंकि अच्छा, ये लक्षद्वीप में हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद मालदीव का इस तरह से जो कमेंट आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लक्षद्वीप को बहुत बेहतर ढंग से डेवलप कर सके, हमारे इंडियंस को वहां पे एकोमोडेट कर दे, 10 साल का टाइम लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हम ये ऐसा करेंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा या गड़बड़ हो जाएगा? सर आई थिंक हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ डेवलपमेंट लक्षद्वीप का करना चाहिए। अगर हम लक्षद्वीप को बहुत डेवलप कर देते हैं और इनके सारे टूरिस्ट को लेके आ जाते हैं लक्षद्वीप पे, तो डेफिनेटली मालदीव की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बिल्कुल सर। और मालदीव चला जाएगा श्रीलंका के डेब्ट ट्रैप में। यस सर। तो ये तो भारत के लिए एक तो आगे खाई पीछे कुआं वाला कहानी हो गया। यस सर, दैट्स व्हाई आप क्या करना चाहिएगा? सर दैट्स वाई आई सेड कि एक बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंडिया से टूरिज्म मालदीव पे होता है तो कहीं ना कहीं वो मालदीव की डिपेंडेंसी दिखाता है इंडिया पे। एंड मालदीव का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में, वो इंडिया के लिए बहुत ही की चीज़ है। तो इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे अपना डेवलपमेंट भी हो, प्लस मालदीव की तरफ जो एंटी मालदीव सेंटिमेंट्स ओरिजिन ले रहे हैं इंडिया में टूरिज्म को लेकर के, वो ओरिजिन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ, पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव को फेवर में रखने के लिए। जो कि मोइजू तो कंप्लीट इंडिया के अगेंस्ट हो चुके हैं, तो हम अप्रोच अपनाते अपनाते क्या करेंगे? वो खुद ही वो चाइना के फेवर में जा ही रहे हैं, तो हम मालदीव को कैसे रोक सकते हैं जो वहां का प्रेसिडेंट ही वहां लेके जा रहे हैं? यस सर बट आई थिंक कि ये जो डिस्प्यूट्स है, मोहम्मद मोइज़ी का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होना, तो ही विल ऑल्सो थिंक कि उनके भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रैटेजिक और की पार्टनर है उनका। क्राइसिस सिचुएशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है हमेशा इंडिया। तो आई डोंट थिंक कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी रॉ हो सकती है कि वो इंडिया से डायरेक्टली चैलेंज ले। अच्छा, ये अभी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, आप बताइए उन निगेटिव एस्पेक्ट्स में। यस सर, जो सबसे पहला निगेटिव एस्पेक्ट है वो इनएफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एडेप्टेबिलिटी के केस में देखें, या फिर जहाँ पे इमोशनल और सेंटिमेंटल चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने की बात है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड का कंपैरिजन नहीं कर सकता।
दूसरा जो एथिकल कंसर्न्स है, मिसयूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइना ने रिसेंटली एक स्पेस कमांडो बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक एथिकल कंसर्न को भी ओरिजिन दे रहा है। प्लस एक मुझे जो लगता है जॉब जो लॉस का जो कंसर्न है वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक रिसेंट रिपोर्ट था, आई थिंक दैट वाज ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसने ये बोला था कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी अगर बनेगी तो लगभग 40% जॉबलेस हो सकते हैं। तो ये एक कंसर्न हमें दिखता है। आप आर्कियोलॉजिकल से बीएचयू से पढ़ी हुई है, यस सर। ये बताइए शिलालेख और अभिलेख में क्या डिफरेंस होता है? सर शिलालेख जो मैं समझ पा रही हूँ वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस, और अभिलेख? अभिलेख और सर स्टोन पे जो लिखा जाता है वो जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गया, एंड इंस्क्रिप्शंस एक अम्ब्रेला टर्म हो गया जो कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, कॉइन पे भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे। वेरी गुड। बीएचयू से आपने को कौन सी डिग्री है ये? आर्किटेक्चर इंजीनियर है? सर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ा आपने? सर बेसिकली जो भी एंशिएंट सोर्सेज होते हैं हमारे, तो उसमें जो भी मटेरियल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पोट्रीज हो गए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, तो ऐसे जो भी टेंजिबल मटेरियल्स होते हैं तो उनका स्टडी करते हैं हम आर्कियोलॉजी में। तो आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है आपका, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, आर्कियोलॉजिकल उसमें बैकग्राउंड है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी पढ़ा है। मुझे बताइए कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है अशोकन पीरियड्स पर या अशोकन जहाँ भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जी सर, किस मैन्युस्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि ये अशोकन है, ये अशोक ने ही इनग्रेव करवाए हैं? कौन सा आर्टिकल उनका मैन्युस्क्रिप्ट है जिससे इस इंडिकेशन हो? यस सर। सर एक उनका मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें कि वो देवनाम प्रिय और वो वर्ड यूज किया जाता है। देवनाम प्रिय तो कई और भी एक जगह है, अशोक किस जगह है? कैसे लोगों ने जाना कि देवनाम प्रिय अशोक का ही नाम है? यस सर। सर अभी रिकॉल नहीं कर अभी नहीं कर पा। अच्छा ये बताइए कि वो जो इस मैन्युस्क्रिप्ट जो उनका वो इंस्क्रिप्शंस है सारनाथ में, किस भाषा में है? सर सारनाथ वाला उनका ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में। खरोस्ती लिपि में कहाँ है? सर वो जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, तक्षशिला और उधर वाले एरिया में खरोष्टी लिपि मिलती है। तो ये प्राकृत में है? जी सर। पाली में भी है? सर पाली वाला आइडिया नहीं मुझे। इंस्क्रिप्शंस पढ़ा। अच्छा और जो हमारे सोर्स हैं प्राचीन इतिहास के, आप सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं एक्सकेवेशन में? अच्छा एक चीज बताइए, आप अभी हम ही पूछ लेते हैं, एक हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जी सर, उसमें भी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना? जी सर। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इसके लिए उसको हमने डिसिफर किया है, पढ़ा है। मैन्युस्क्रिप्ट कुछ मिला है उस जमाने में? सर यस सर। सर स्क्रिप्ट मिला है बट हम अभी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए? सर बेसिकली वो जो इवोल्यूशन या फिर जो उन्होंने जिस सिंबल का यूज किया है, हम उसका भी अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। कौन सी उसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट है वो? सर पिक्टोग्राफिक बोलते हैं उसको। जी। तो इसमें क्या इसकी विशेषता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की? सर जितना मैंने पढ़ा है तो उसमें ये था कि वो सिंबल्स के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं, बट अभी हम उनके सिंबल्स को डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कई और स्क्रिप्ट है क्या दुनिया में? सर चाइनीज जो स्क्रिप्ट है उसको हम मानते हैं कि वो भी एक पिक्टोग्राफिक। तो उसका तो चाइनीज स्क्रिप्ट कम पढ़ लेते हैं, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसा? सर इसके वजह रही है, जैसे चाइना जो सिविलाइजेशन है
वो अनइंटरप्टेड रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बाहर से जब आर्यंस का आगमन होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, तो एक नया इवोल्यूशन होता है स्क्रिप्ट के मामले में, जैसे कि या फिर संस्कृत भाषा बोली जाने लगी, और उसके बाद हम अशोकन पीरियड में और 600 बीसी में पाली, प्राकृत ऐसी भाषाओं का उद्गम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इवोल्यूशन था, वो जो रीजनैलिटी थी, वो कहीं ना कहीं हमने उसको विशेषकर उपयोग में नहीं लाया, तो इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे उसको अभी तक। और मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में और आपने जो बुद्धिज्म इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़ लिया है, तो सब बुद्धिज्म को पढ़ लिया होगा, धम्मा को पढ़ लिया होगा, जाना है अशोक धम्मा? सर बहुत डिटेल में अभी आर्कियोलॉजी में हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था, बस एज अ सोर्स कैसे हम यूज करते हैं, रेफरेंस कैसे देना, लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा और वैलिड बनाने के लिए, उसको एविडेंस बनाने के लिए, कि कोई भी हिस्टोरिकल अप्रोच अगर हमें अपनाना है तो हमें एविडेंस के बेसिस पे चलना होगा, ओपिनियन का जो रोल है वो कम है। तो इस तरह से हमारे टीचर्स ने ये बताया था। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो हमारे वो अशोकन पिलर्स मिलते हैं जी, उनकी विशेषता आपने पढ़ी है? क्या है विशेषता? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अशोकन पिलर्स की क्या है? अशोका के जो स्तंभ पिलर्स मिले हैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषता आप बोलिए। आप जो देखिए मेरे दिमाग में परसेप्शन तो है ही है कि बीएचयू से आए हैं और इसी सब्जेक्ट को पढ़ा है, जानने को बड़ी इंटरेस्ट आ रहा है। जी सर। सर तो वैसे तो अशोकन पिलर्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण, बट जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है वो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि पिलर्स को सिर्फ एक बिल्डिंग का आधार ना यूज करके इंडिपेंडेंटली उसको एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रीट करना, वो अशोक की पिलर की विशेषता रही है। बाकी स्ट्रक्चर्स में भी है, जैसे कि पॉलिस्ड रहती थी मटेरियल्स, पॉलिस्ड जो है वो पॉलिस्ड है, और उसको एज अ जैसे उस टाइम हकमेनियन जो एम्पायर था तो उसके पिलर से हम कंपेयर करते हैं अशोकन पिलर्स को, तो उसके कंपैरिजन में एक पॉलिश्ड जो है वो मिलता है अशोकन पिलर। अच्छा, पॉलिश आपने बताया अशोक का पिलर पॉलिश मिलता है। जी सर। तो ये आपका इम्पोर्टेंस हुआ। और आप क्या बता रहे हैं आप? मतलब इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग। यस सर, इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग किसी बिल्डिंग में। चलिए सर। कि बिहार की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं जो आपको अट्रैक्ट करती हो। यस सर। ऐसे योजनाएं तो बहुत सारी हैं, कुछ 2-3 ऐसी योजनाएं बताएं जिससे आपको लगता हो कि नहीं ये बहुत अच्छा है, जो आपको लग रहा हो। कौन कौन सी योजनाएं होंगी आपके लिए? सर अभी तो जैसे जीविका योजना है बिहार की, सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट का, वो एक योजना मुझे बहुत पसंद आ रही है। और दूसरी जो है वो जल जीवन हरियाली मिशन, जिसको कि अभी COP28 में भी रिकॉग्निशन मिला, तो एक वो भी स्कीम है, मुझे लग रहा है इन्वायरमेंट की दृष्टि से और काफ़ी हॉलिस्टिकली वाटर रिसोर्स से लेकर के और अफोरेस्टेशन और प्लस अवेयरनेस जनरेशन, होलिस्टिक रूप से इन्वायरमेंट पे काम किया जा रहा है। और तीसरा मैं बोलूँगी विमेन को डिफरेंट फील्ड्स में रिजर्वेशन देना, जिससे कि एक विमेन लेड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिहार उसको अच्छे से पूरा कर रहा है। किस किस क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया गया है उन्हें? यस सर, जैसे 35% जॉब में रिजर्वेशन है, अभी टीचर रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम में 50% है, उसके बाद 33% इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन है। तो ये कुछ है ऐसे इनिशिएटिव्स। और भी रिजर्वेशन है कहीं? यस सर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% रिजर्वेशन है, जो कि ओरिजिनल एक्ट में 33% था, बिहार ने 50% किया है। और फिर ये पार्लियामेंट वाला जो बिल पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ओरिजिनल एक्ट में क्या बताया आपने? सर 1/3 सीट रिजर्व है। कब था? बिहार के देने से पहले था? जी सर, 1993 में जब ये एक्ट आया था। एक्ट आया था तो उसमें 33% रिजर्वेशन पंचायती राज में महिलाओं को था। जी सर। उसको 50% बिहार ने जो पंचायती राज एक्ट 2006 में लाया है उसमें 50% रिजर्वेशन किया है बढ़ा के। तो लागू था वो? सर समझ नहीं पा पता नहीं। आप पहले से आप जो करें ना कि पंचायती राज एक्ट जब लागू हुआ था जी सर, तो उसमें आपके हिसाब से 33% रिजर्वेशन उनका था। यस सर, आई रीचेक इट सर। हाँ, बता रही थी आप जीविका के बारे में, बताएं कुछ। यस सर। सर जीविका एक फ्लैगशिप स्कीम है
जो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट बेसिस है, जिसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है एक विलेज के अंदर, फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन कम्युनिटी लाइवलीहुड फेडरेशंस बनती है। 3 स्टेजेस पे ये काम करती है और उसमें माइक्रो क्रेडिट्स अवेलेबल कराना और किसी भी उद्यमी जो ये भी कहाँ से माइक्रो क्रेडिट जो है हाँ। कहाँ से उपलब्ध करा? सर बैंक्स के माध्यम से, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बैंक को अप्रोच करती हैं क्रेडिट्स, तो जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है नाबार्ड की मदद से उनको नहीं, जो बहुत है अच्छा बता रही हैं आप। जीविका का ये बताइए जरा सा स्टेप कि कैसे स्टार्ट होता है जो माइक्रो फाइनेंसिंग का जो प्रोसेस है। तो ये तो ठीक है, एजेंसीज हमारी बैंक या जो भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कराते हैं। पहले स्टार्टिंग बताइए, जीविका ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप? जी सर जैसे गांव के जो भी लोग हैं, महिलाएं ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती हैं इसमें, तो कुछ 12 से 15 लोग मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। फिर कुछ गांवों के ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो मिलके विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पहला स्टेप बताइए, कैसे ग्रुप बनता है? क्रेडिट एंड ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है, जानती है नाम? सर नहीं ये बताइए जो वुमेन्स को 50% दिया गया है रिजर्वेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है समाज पर कुछ? यस सर, मुझे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आगे आ रही हैं, रोल मॉडल्स का काम कर रही हैं, प्लस एक जो प्रो वुमेन पॉलिसीज जो है इन आर सोसाइटी, जहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी डीप रूटेड है, तो वहाँ पे एक एज अ लाइट काम कर रही है। जैसे कि मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, प्रेसिडेंट ने नारी सम्मान अवार्ड दिया था एक अनीता देवी जी अभी हैं। बिहार में जेंडर रेशियो क्या है सर वुमेन्स और मेल मेंस का फीमेल जेंडर रेशियो, मेल फीमेल रेशियो? रेशियो सर 935:1000। सर पूछिए। कि आप यहाँ शिक्षा सेवा चयन की है, शिक्षक में आपकी नियुक्ति हो जाती है, क्या करेंगे पहला दिन? किन चीजों पर विशेष आपका ध्यान जाएगा? तो किसी आप कोचिंग क्या करेंगे, वो करेंगे, सुधार करेंगे, पहला दिन क्या फोकस किन चीजों पर? सर सबसे पहले मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं प्रॉब्लम्स पे ध्यान दूं, ग्राउंड लेवल पे उतर के। वैसे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी है, बट मैंने अभी किताबों में ही पढ़ी है। अभी फील्ड में कुछ जो प्रॉब्लम जमीन पर दिखाई दे रही है या सुनी होंगी आप, यस सर। तो उसका 2-3 पॉइंट्स बता सकती हैं? यस सर। बताइए। सर जैसे मैंने टीचर एब्सेंटिज्म मैंने पर्सनल लेवल पे फील किया इसको, सही। और टीचर्स की क्वालिटी को भी मैंने फील किया है। इवन इफ दे हैव गुड काइंड ऑफ नॉलेज, बट वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैशन की कमी है टीचर्स में। तो मेरा ये बिल्कुल रहेगा कि मैं टीचर्स को मोटिवेट करूं, क्योंकि जब तक टीचर्स मोटिवेट नहीं होंगे बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे। तो टीचर को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक मॉडल सुना था कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल्स के साथ उसी एरिया के टाई अप करना, कि जिससे कि वो अगर एक टीचर को अगर एक प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए तो वो वहाँ फील करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म का जो ट्रेंड प्राइवेट स्कूल्स में होता है इन स्पाइट ऑफ लेस फैसिलिटीज, तो वो चीज़ उनको फील कराना मेरा जो है वो रहेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव है, जी सर। वो होना चाहता है। यस सर। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि पुरातत्व का अभी बहुत नेशनल मंच पर बोलबाला है। जी सर। बहुत सी चीजें, बहुत से उदाहरण आ रहे हैं, यहाँ हो रहा है, वो हो रहा है। 2-3 घटना बताइए जिसमें काम अभी चल रहा है पुरातत्व का, बहुत सघन रूप से और न्यायिक नियंत्रण में चल रहा है। यस सर। सर जैसे डिस्प्यूट्स हैं कुछ रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के, एक ज्ञानवापी जो इशू है, ज्ञानवापी और विश्वनाथ वाला जो इशू है वाराणसी में चल रहा है, और जो दूसरा है वो मथुरा में चलता है, जो कृष्ण मंदिर है और वहाँ पे ईदगाह मॉस्क जो है, उन दोनों के बीच में। और जो तीसरा मुझे ऐसा लगता है तमिलनाडु में मैंने देखा था, न्यूज़ में ही पढ़ा था मैंने कि तमिलनाडु में एक प्लेस है खिचड़िया, उस जगह पे एक्सकवेशंस चल रहे हैं, बट वो न्यायिक में सर बाउंडेड नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं संभव है कि व्यक्ति अपूर्ण है? व्यक्ति जब अपूर्ण है तो उसके सभी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते हैं। तो वो अधिकारी के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, राजनीति के रूप में हो, जो पुरातत्व के अधिकारी हैं, जो रिपोर्ट देते हैं फाइनली कोर्ट में सबमिट करते हैं और कोर्ट उसको मान लेता है,
तो बीच में कहीं कोई उसका चेकिंग पॉइंट है नहीं, वो होना चाहिए कि नहीं, कि हाँ कोई प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं, इनका रिपोर्ट गलत है, तो जी सर। उसको फिर कैसे एग्जामिन किया जाए? ऐसा कुछ है पुरातत्व में, आपने पढ़ा है? यस सर। सर आई कैन गिव ओपिनियन ऑन दिस। हम्म। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम अयोध्या वाले मामले को हाँ। देखें तो उसमें कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ये एविडेंस के बेसिस पे बोला कि मतलब वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई टेम्पल नहीं था वहाँ पे। बट फिर जब, और मुझे लगता है कि इस लैक ऑफ रिसर्च हमें जहाँ फील हो रहा है, हम वहाँ पे और रिसर्च करें, तो दैट कैन बी द ओनली सोल्यूशन, कि और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके, जैसे हमने अयोध्या वाले केस में इन सब एविडेंस के बाद जब हमने जीपीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, पेनिट्रेशन रडार, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का, तो हमें जो भी है अच्छे तरीके से जो भी एविडेंस हो वो मिले हमें। तो हमें लगता है कि rather than denying this involvement of science and technology, we should involve more science and tech and होना methods. चाहिए। Yes sir. जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ, Yes उससे sir. जो एग्रीव्ड हुआ, जो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जी। का कोई ऑर्डर हुआ, एग्रीव्ड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गया, जी या सर। उसकी जो प्रक्रियाएं निर्धारित है उसमें जाता है। जी तो सर। उसमें मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट सबमिट हुआ उसमें फिर बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस भी आए कि नहीं इस चीज को छोड़ दिया गया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, इसको रिसर्च ठीक से नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट ने फिर भी जो था वो अपना मान लिया, उनका क्षेत्राधिकार था। जी सर। चलिए ये बताइए कि कतर में अभी नौसेना के जो अधिकारी वहाँ थे उनको सजा को, मौत की सजा को कम किया गया। यस सर। तो अब वो सजा भुगतने की जो कड़ी है, तो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस से कुछ कंट्रीज से समझौता किए रहते हैं कि वो जो बची हुई अवधि है, अभी फाइनल वहाँ ऑर्डर हुआ नहीं है, उसमें एक रिलेशन होता है संबंधित देशों में। तो भारत से कतर का कोई पैक्ट है, कोई संधि है कि सजा याफ्ता कैदियों के बारे में, कि वहां वो भुगत सकते हैं या उनको यहाँ ला करके उस पीरियड को भुगतने के लिए समय दिया जा सकता है? ऐसा कुछ संधि है क्या? सर आई विल रीड अबाउट दिस। देखिएगा। यस सर। है वो पैक्ट हुआ है? यस सर। तो हुआ है कि नहीं, अभी फाइनल जब ऑर्डर होगा तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। ओके सर। एक वांगडुंग सम्मेलन हुआ था, याद है आपको? वांगडुंग सम्मेलन सर जो तो आप जमाने में इंडिपेंडेंट के बाद हुआ था, बांडोंग प्रिंसिपल्स पे। वो इंडोनेशिया में हुआ था। यस सर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड। जी सर। क्या हुआ था सर? उसमें बेसिकली जब वो एक ऐसा हिस्टोरिकल फेज है जब जो वर्ल्ड था वो ग्रिप्ड था कोल्ड वॉर पीरियड में। तो उस टाइम पे जो थर्ड वर्ल्ड, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, उनके लिए एक मिडिल पाथ को लीड इंडिया ने किया था, जहां वो किसी भी ब्लॉक से अलाइनेशन के बावजूद अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी और बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन कर पाए। तो उस प्रिंसिपल को आप वहाँ पे पॉलिटिकल propose साइंस में किया। पॉलिटिकल थिंकर पढ़े होंगे? जी सर। सबसे आइडियल थिंकर कौन लगे आपको? सर मुझे कौटिल्य पसंद है। उनका कौन सा सेक्टर, कौन सा चैप्टर? सर मुझे उनका जियो पॉलिटिकल जो सेक्टर है वो मुझे काफ़ी प्रिय और काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। और जरूरत है उसकी? बिल्कुल सर। नहीं बहुत अच्छा है आपका इंटरव्यू, तो अब ओवर हो गया।